हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम आदर्श तिवारी और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप क्लास 10th में आ चुके हो, मतलब इसमें जानने की क्या बात है, आ ही चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी चालू कर दी हमने। बट अब सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि हम कैसी स्ट्रेटेजी रखें यहां पर कि हमें भैया बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं मैथ्स में, लेकिन हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे प्रिपेयर करें। कोई अगर एक्सपीरियंस पर्सन आकर हमें गाइड कर दे तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो भाई आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजें जानने वाले हैं कि हमको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि हम स्कोर कर सके मैथ्स में फुल मार्क्स। जी हां, देखो मैं कभी भी ना 90-95 की बात ही नहीं करता। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो क्यों ना भाई फुल मार्क्स ही स्कोर किया जाए, क्यों एक भी नंबर हम यहां पर थोड़े भी कटने का मौका छोड़ दें। तो यहां पर सेशन 23-24 के लिए सारी स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मैथ्स में पूरे नंबर आप पा सकते हो। ये फूल प्रूफ स्ट्रेटेजी होगी। शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर आपने इस पूरी चीज को फॉलो कर लिया तो भाई फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं, चाहे आज आप किसी भी सिचुएशन में हो। मैथ से बहुत डरते हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो उनको मैथ से डर लगता है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। और एक बात बहुत कॉमन होती है, क्लास 8 तक ना मतलब 90% लोगों का जो मैथ्स होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है और उनको बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब मैथ्स ही उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बट वो 9th में एक ड्रास्टिक चेंज आता है और उसके बाद वो ज्योमेट्री वाले पोर्शन के कारण मैथ्स जो है उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो दूर हटने लगता है। बट अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ो और कोई ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो आपको अच्छे से इंटरेस्ट लेकर पढ़ाएं, तो भाई मैथ्स जो है उससे ज्यादा स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो कोई सा नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भले केमिस्ट्री को रसायन बोलते हैं हिंदी में, लेकिन असली रस जो है ना वो गणित में आता है, मतलब मैथ्स में आता है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये रही हमारी स्ट्रेटेजी। अब आपको लग रहा होगा कि स्लाइड कहां है और कैसे हम स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो भाई देखो, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है और यहां पर मैं हर वो चीज बताने वाला हूं जो मैंने फॉलो करी, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को आज तक फॉलो करवाई है और जिससे सच में स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ना वो होता है भाई, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, इसके बिना कोई भी चीज होना पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहला पॉइंट होता है स्टार्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या बकवास है ये, स्टार्ट मतलब हमने तो स्टार्ट कर दिया है। नहीं, अब भाई स्टार्ट कैसा किया है, क्या किया है, मैं नहीं जानता। आज अभी इस वक्त से आप लोग ये माने कि भाई हमें इस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है और हमें हमारी पढ़ाई की शुरुआत जो है वो आज और अभी इसी वक्त से करनी है। कोई अगला दिन, कोई अगला मिनट, कोई अगला सेकंड नहीं, आज से हमें स्टार्ट करना है, मतलब अभी स्टार्ट करना है। तो भाई जो स्टार्ट होता है ना ये हम नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं ना, एक बहुत ही टफ सा टाइम टेबल खुद के लिए बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम बोलते हैं भाई सुबह 5 बजे उठेंगे, देन 5 से 6 हम पढ़ाई करेंगे, देन 6 से 7 रेडी होकर स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे, फिर 1.5 घंटे पढ़ाई करेंगे, फिर कोचिंग जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। भाई मशीन नहीं है, इंसान है हम। ऐसा कोई भी टाइम टेबल बिल्कुल मत बनाना। और अगर कोई टीचर कहीं पर गाइड करता है कि भैया ऐसा एक शेड्यूल बना लो और इसको फॉलो करो, बिल्कुल मत करना। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट है वो चीज, आज तक कभी किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, किसी से भी पूछ लो। ठीक है, तो ऐसे टाइम टेबल के पीछे बिल्कुल मत पड़ना। और आज मैं आपको यहां पर एक गुरु मंत्र बता रहा हूं जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, आपको दिन में सिर्फ 1 to 2 आवर्स देने हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपको 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 1 से 2 घंटे भी रेगुलरली आप अगर अपने टाइम के दे पा रहे हो पढ़ाई को तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और एक और खुशी की बात यह है कि 1 से 2 घंटे में सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर क्लास 10th में डेडिकेटेडली आप फोकस करके 1 से 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देते हो, आज मैथ्स पढ़ लो, कल साइंस पढ़ लो, फिर हिंदी पढ़ लो, फिर आप चाहो तो सोशल या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, या फिर हो सकता है 2 घंटे अगर दे रहे हो तो 1 आवर के टाइम में आप डिवाइड कर लो। आज मैथ्स और साइंस पढ़ूंगा, कल सोशल और हिंदी पढ़ूंगा, परसों इंग्लिश और जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पढ़ोगे। तो भाई ऐसे करके आप हर एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेडली बहुत अच्छा टाइम दे सकते हो। और मैं सच बता रहा हूं कि इस तरह टाइम आपके पास होता भी नहीं है। आप स्कूल से आते हो, घर से आने के बाद अगर आप कोचिंग जाते हो
तो भाई आपके पास टाइम बच ही नहीं रहा है बिल्कुल। ये 1 से 2 घंटे भी आपको कोचिंग से वापस आने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, सोने से पहले निकालने पड़ेंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी ये 1 से 2 घंटे जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अगर आप 6 आवर्स भी बैठकर पढ़ाई कर लोगे ना, तो भाई वो 2 आवर्स ही जो आपका ब्रेन है पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करेगा। बाकी पूरे टाइम पर आप क्या करोगे आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ बुक खोलकर बैठोगे और आसपास वालों को ये दिखाओगे कि आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअल में आप पढ़ाई नहीं कर रहे होगे। तो हमें दिखावे से हमेशा दूर भागना है, ठीक है। तो स्टार्ट तो हमने किया, बट स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, तो भाई ये जो टाइम टेबल वाला जो एक जबरदस्ती की चीज है उससे दूर हट जाओ। दूसरी, हर जगह पर और हर स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर की आती है, सर रियल नंबर्स कितने नंबर का आता है, सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कितने मार्क्स का आता है। आपको क्या करना है इस चीज से, कोई भी टॉपिक कितने भी मार्क्स का आए, आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए शुरुआत से लेके लास्ट तक एकदम सिंपल तरीके से पढ़ो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मत करो, नॉर्मली पढ़ते हुए चलो। 10th का जो मैथ्स है वो बहुत बड़ा नहीं होता है कि आपको भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़े। आप हर एक चीज पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की बहुत आराम से, और 2 से 3 बार पूरी बुक आप सॉल्व कर सकते हो, बस इतना टाइम देके। लेकिन हां, ये जो टाइम है ये बिल्कुल डेडिकेटेडली फोकस रहते हुए आपको देना पड़ेगा। आपका कंसंट्रेशन इधर उधर मत करना। सोचना भाई कि 1-2 घंटे जो हम दे रहे हैं ये हमारे 6 घंटों को बचा रहा है, तो भाई इस 1-2 घंटे को हम एकदम ईमानदारी से दें, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपको यहां पर जो मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, एंड देन इनके बना लो आप नोट्स, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है बुक से, थ्योरम्स पढ़नी है बुक से, देन इनके आपको बनाने हैं नोट्स, ठीक है। अब नोट्स बनाने का जो तरीका है वो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको उस तरीके से नहीं बनाना है जैसा हर बार आप लोग करते हो। कैसा करते हो आप लोग, तो आप लोग भाई यहां पर एक ही काम करते हो कि एक मिनट बस, पेन का मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा लिख रहा है तो उसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अबे 3 पे आ जा, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करते हो नोट्स के लिए, तो नोट्स आप लोग बुक खोलते हो और वो बनाने लगते हो नोट्स। ऐसा नहीं करना है यार, अगर ऐसे नोट्स बना रहे हो तो मत बनाओ, छोड़ दो उसको, खत्म करो उसको, रहने दो। आपको क्या करना है, आप एक थ्योरम को पढ़ो, उसे कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरम्स पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारी लर्निंग की तो चीज होती नहीं है मैथ्स में। हमने अगर किसी चीज को समझ लिया तो उसके बाद कॉपी उठाकर हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, ओन लैंग्वेज में हम उसको लिखें, अच्छे से खुद की लैंग्वेज में उसको हम लिखें, और फिर हम चेक करें उसको कि क्या भाई ये उस थ्योरम से, उस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है जिसको हमने पढ़ा, या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए तब तक उस नोट्स को बनाओ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आपने अच्छे से समझ ली किसी चीज को, एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और उसके बाद आप उसका नोट्स बना सकते हो। एक और चीज, यहां पर आप हेल्प ले सकते हो हम जैसे लोगों की, ठीक है। अगर आप कोचिंग जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पे आपको टीचर जो है वो गाइड करेंगे, लेकिन फिर भी आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। उनसे एक बार चीजों को आपने समझ लिया, उसके बाद घर पर आए, उसी चीज को पढ़ा और खुद के नोट्स एक सेपरेट बनाते गए, ठीक है। और अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो आप यहां पर हेल्प ले सकते हो, किससे, YouTube से या ऑनलाइन से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आपको वीडियोस मिल रहे हैं। तो क्या होता है ना कि अगर कोई टीचर खड़ा है, एक्सपर्ट खड़ा और वो समझा रहा है आपको चीजों को, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। आप पढ़ोगे उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको समझा रहा है टीचर खड़े होके, तो वो जो 4 बार की मेहनत है ना वो 1 बार में खत्म हो जाएगी। तो आप बिल्कुल, अगर कोई इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी थ्योरम्स है जो आपको एक ही बार में समझ में आ गई, तो आपको बिल्कुल YouTube या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं समझ में आया है, तो पहली बार के बाद ही आप जाओ YouTube पर, ऑनलाइन पर सर्च करो और देख लो हमारे वीडियोस को, ठीक है। किसी भी, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, उसके साथ उसके वीडियोस आप देख लेना।
तो भाई हेल्प ले लिया आपने यूट्यूब से, उसके थ्रू आपने नोट्स बनाए। अब ये जो नोट्स है ना यार, ये जब आप खुद बनाओगे ना तो ये आपकी मेमोरी में ना वो फोटोग्राफिक मेमोरी के समान फीड हो जाएंगे। आप कभी भी याद करोगे ना फिर क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपके खुद के सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ दिखने लग जाएगा, हाँ यार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कुछ ये चीज थी, तो वो आपको तुरंत बन जाएगा और आप लिख दोगे उसको। ठीक है, इवन आपको ये याद हो जाएगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने इस वाले पेज पर किया था, ये इस साइड का पेज था, ये इस साइड का पेज था, हमने इनको इस तरीके से किया हुआ था। वो इतनी बार आप बना लोगे नोट्स को, इतनी बार देख लोगे कि आपको सारी चीजें एकदम फीड हो जाएंगी। तो नोट्स इसी तरीके से बनाना, बिल्कुल भी देखते हुए मत बनाना। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाओ बुक में एंड देन उसके नोट्स बनाते जाओ। अब नोट्स बन गया, स्टार्ट आपने कर ही दिया था, तो भाई तीसरे पॉइंट पर क्या करना है। अब जब कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है सारे। ठीक है, तो लेकिन ये कैसे करोगे, तो भाई यहां पर सबसे पहले तो आपको लगानी है एनसीईआरटी, इसके बिना काम नहीं चलना। सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो। आप स्टार्ट करोगे किससे, एग्जाम्पल से, देन आप पहुंचोगे किस पर, एक्सरसाइजेस पर। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पर आप पहुंच गए, आपने एग्जाम्पल किए, पहले सॉल्व एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट बना, देन आप एक्सरसाइज पर आ गए। एनसीईआरटी से एक बार आप कंफर्टेबल हो गए तो उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को आप यहां पर कर सकते हो कुछ और बुक से, जो कि पहली बुक होती है भाई आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी बुक ले लो। अब कुछ लोग बोलते हैं आरएस को करो, वो काफी कंसाइज है, और आरडी जो है वो बहुत ज्यादा है, उसको देख कर डर लगता है। तो भाई दोनों में लगभग सेम क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके फोंट थोड़े बड़े होते हैं, इसके फोंट थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए बुक छोटी और बड़ी लगती है। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो तो सब में दोनों में मिल जाते हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो दोनों मिल जाएंगे, और इनमें से आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इनमें से फोकस करना आप जो कि PYQs होते हैं, जिस पर लिखा होता है सीबीएसई विथ डेट, सीबीएसई 2011, सीबीएसई 2017, सीबीएसई 2015, उन क्वेश्चंस पर बस फोकस करना है यहां पर, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, नोट्स बना लिए पहले, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो अब यहां पर हर बार ये करना कि भाई एक थ्योरम पढ़ी, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन किए, उससे रिलेटेड आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस किए। यहां पर आपकी प्रैक्टिस हर एक कॉन्सेप्ट की बिल्कुल ऐसे करना है। इसके बीच में कोई सी भी दूसरी बुक छूने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, उसके सारे क्वेश्चंस इनमें कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो भाई आपने अभी तक नोट्स बना लिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। पूरा सिलेबस जो है वो इसी तरीके से आपको कवर करना है, और आपके समर वेकेशन चल रहे हैं अभी, तो अभी आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हो। अगर आपको देना है तो बिल्कुल दे लो, और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो अभी कवर आप कर सकते हो। ठीक है, तो जितना पोर्शन आप कवर कर सकते हो खुद से उसको करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और मैथ्स को निपटाते हुए चलो। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब आपके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, अब लोगों को लगेगा कि अब क्या करना है हमको। ठीक है, तो इसके बाद भाई जैसे ये सारी प्रैक्टिस होती है तो आपको किताबें खरीदनी है जो मिल जाए आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको यहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको बुक मिल जाएगी, कौन सी, अरिहंत की बुक मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक होती है, उसको देख लो और उसको लगाना चालू कर दो। वहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, सारे नोट्स बना लिए, सारे कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद क्वेश्चंस किए, उसके बाद आपने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसके बाद भी अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, तो अब क्या करना होता है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है सैंपल पेपर, सैंपल पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, अब सैंपल पेपर भी ना ऐसे रैंडमली बैठकर सॉल्व नहीं करना है आपको सैंपल पेपर सॉल्व कैसे करना है, देखो, अगर आपसे हो सके तो आप जो टाइम स्लॉट होता है ना आपका 3 घंटे का, वो वही वाला रखो जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले। ठीक है, मतलब 10 से 1 का टाइम, 10 से 1 के टाइम पर आप बैठो सुबह, और उसी टाइम पर किसी एक को इन्विजिलेटर बना दो। ठीक है, हम खुद से ना इतने ईमानदार अगर आपको नहीं लग पा रहे कि हम हो पाएंगे, तो अपनी मम्मा को बोल दो, अपने पापा को बोल दो, जो भी उस टाइम पर अवेलेबल हो, मेड हो, उसको बोल दो कि भैया देखो
हम 10 से 1 का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हमारी किताबें आपके पास हैं, हम यहां पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही आप इन्विजिलेट करना जैसे कि बोर्ड एग्जाम में हमको किया जाएगा। इससे आप उस एनवायरमेंट से फ्रेंडली हो जाओगे जो कि आपको एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप उस टाइम फ्रेम में 10 से 1 में बैठकर जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी कि 10 से 1 में तो भैया मैं पेपर सॉल्व करता ही था, यहां पर कौन सी नई चीज है, बस जगह चेंज हुई है। और इतने सारे सैंपल पेपर आपने लगा लिए हैं, कम से कम सैंपल पेपर जो आपको लगाने हैं वो 10 से 15 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और ये हमेशा ईयर एंड पे करना है। ईयर एंड मतलब आफ्टर सिलेबस, आफ्टर सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस को खत्म होने के बाद आपको सैंपल पेपर यहां पर सॉल्व करना है। अब ये सारी बातें तो क्लियर हो गई भाई आपको। इसके बाद अब यहां पर घबराने वाली बात यह होती है कि भाई सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया हमने 10 से 15, तो क्या इसके बाद भी कुछ और प्रैक्टिस की जरूरत है? नहीं है। इतनी जितनी प्रैक्टिस करी है आपने अभी तक वो आपकी भाई फुल प्रूफ प्लान है। उतना आपने कर लिया तो आपको भाई आपके बारे न्यारे हो गए, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इतनी प्रैक्टिस क्या मैं कर पाऊंगा? मैं तो थोड़ी देर में डर जाता हूं, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट जो मेरे से नहीं बन रहा तो मुझे मन नहीं करता कि फिर मैं उसको करूं। ये जो पॉइंट है ना कि भाई अगर कॉन्सेप्ट कोई नहीं बन रहा है तो मैं उसको नहीं करूं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो भैया पढ़ना है, देन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट करना है, देन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रिपीट करना है। एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करो, ठीक है। और ये साथ में आपको इतनी सारी रिसोर्सेज मिली हुई हैं तो ऑनलाइन वीडियोस देखते हुए करो, ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प के साथ करो। अगर आपको कोई टीचर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, होम ट्यूटर या फिर कोचिंग के फॉर्म में, तो ऑनलाइन वीडियोस देखो। नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, चैनल चेंज करके दूसरा देखो, बार बार समझो चीजों को, फिर वापस आओ किताब पर, एक बार फिर से पढ़ो और तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि यार एक बार मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है। ये कब करना है, ये कब करना है? जब कॉन्सेप्ट समझ ना आए, जब समझ ना आए, ठीक है। अगर अभी आपको लगता है कि यार मेरे को एक बार तो समझ में आ जाती है चीज, ठीक है, एक बार तो चीज समझ में आ जाती है, बट वहां पर दिक्कत कब आती है? जब दोबारा उसको पढ़ने जाओ तो मैं भूल चुका होता हूं, बहुत जल्दी चीजें मैं भूल जाता हूं। तो भाई खुद के लिए मत पढ़ो, ऐसे किसी दोस्त के साथ दोस्ती कर लो, ऐसे इंसान को पकड़ लो जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। और आप क्या करो, पहले तो भैया रीड वंस फॉर योरसेल्फ, देन उसके बाद क्या करना, सबसे पहले तो अपने लिए पढ़ा, देन रीड टू एक्सप्लेन दैट टू अदर्स, रीड टू एक्सप्लेन दैट टू अदर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार तो आपने खुद के लिए पढ़ाई करी, उसके बाद दूसरी बार जो पढ़ाई करी आपने वो दूसरे को समझाने के लिए करी। और जिस दिन आपने ये चीज स्टार्ट कर दी, लिख के ले लो, आप वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलने वाले। और इतनी डेप्थ में जाकर उस चीज को समझोगे ना, क्योंकि वहां पर अपनी इज्जत दांव पर लग जाती है। यार दोस्त आएगा समझने के लिए, उसको किस तरीके से समझा सकते हैं हम, तो हम सबसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं उसको और फिर हम चीजों को नहीं भूलते। ये कब करना है? जब समझ आने के बाद भी भूल जाओ, जब समझ आने के बाद, समझने के बाद भी भूल जाओ, तब कैसे पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ो, और अगर समझ में आ गया है तो उसको भाई, और भूल जाते हो तो उसको दूसरों को समझाने के लिए पढ़ो। जब ऐसा पढ़ लोगे तो फिर आप नहीं भूलोगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है भाई वो यहां पर ये होता है कि आपको सबसे पहले तो भाई एक बार आपने किसी भी चीज को पढ़ा, ठीक है, आपने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट का स्टडी किया, ठीक है, सबसे पहली बार पढ़ा। देन जिस दिन उसको पढ़ा है ना आपने, जिस दिन उसको पढ़ा है, रात में सोने से पहले एक बार उसका रिवीजन कर लो, उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। ये कितने देर पहले? 24 घंटे के पहले कर लो भाई, 24 आवर्स के अंदर। क्या होगा ना, याद रखना इस बात को कि अगर आपने एक बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और 24 घंटे के पहले उसका रिवीजन कर लिया तो फिर वो 3 से 4 दिन तक आपके दिमाग में बस जाएगा, आप उसको नहीं भूलने वाले, ठीक है। फिर एक और बार रिवीजन, रिपीट रिवीजन, फिर से
कब? 3 से 4 दिन में। याद रखना, इस चीज को करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद एक और बार रिवीजन कर लेना 10 to 15 डेज में। उसके बाद आपको रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर आप 3 महीने के स्पैन में आप रिवीजन कर लेना उसका। उसके बाद फिर से 6 महीने के स्पैन में रिवीजन कर लेना। आपकी जो वो मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी बनती जाएगी, वो फीड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ो और रिवाइज करते जाओ तो आप कभी भूलोगे नहीं चीजों को, ठीक है। और इतने इतने दिन के गैप में आप कर लोगे, आप खुद आजमा लेना कि फिर अब आप नहीं भूल रहे हो चीजों को, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई करना क्या क्या है, आपने शुरुआत से देख लिया, तो शुरुआत से आपने देख लिया सारी चीजें। आपको यहां पर पता है कि स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स पढ़ी, नोट्स बनाई खुद के लैंग्वेज में, फिर हेल्प ले लिया यूट्यूबर से, ठीक है। जो भी यूट्यूब, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो तो, अगर कोचिंग जा रहे हो तो भाई ऑफलाइन टीचर है, होम ट्यूटर्स हैं आपके, आप उनसे हेल्प ले लो, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद नोट्स आपको खुद बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना मैं बता चुका हूं। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो हम भूल नहीं सकते, लेकिन हां क्लास 10th में एनसीईआरटी अकेला कर लेना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज आपने सब कुछ पढ़ा अच्छे से। उसके बाद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बाद आप आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल जैसी किताबों में आओगे। इनके आपको पीवाईक्यूज, एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज में से भी जो सीबीएसई लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है। देन चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की एक बुक ले आओ। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को एक और बार लगाना चालू करो, और साथ ही साथ सैंपल पेपर्स का सॉल्यूशन चालू करो, लेकिन सिलेबस खत्म होने के बाद। और इसको कैसे करना है, तो उसी टाइम फ्रेम में बैठकर 10 से 1 बैठकर डेली एक एक पेपर लगाते जाओ, अलग अलग सब्जेक्ट का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, सबकी प्रैक्टिस करते जाओगे, आराम से 10-15 पेपर्स आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास और कुछ नहीं बचेगा ऐसा जो और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है, ठीक है। फिर माइंड मैप्स वगैरह होते हैं काम के, बट मेरे ख्याल से ना, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है, ये फैंसी टर्म्स आ गए हैं आजकल, एक पेज पर सारे कॉन्सेप्ट को लिखकर समझ लेने वाले। अगर आपने सारे नोट्स खुद से बनाए हैं और उसका प्रॉपर रिवीजन किया है ना, तो मेरी बात मानो, किसी माइंड मैप की जरूरत नहीं है आपको। आपके जो नोट्स हैं ना वही खुद माइंड मैप का काम करेंगे। मतलब आप सरसरी निगाहों से बस देखते जाओगे ना, भले ही 20 पेज में आपने उसको लिखा है, एक पेज पर नहीं लिखे सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन उस एक पेज को पढ़ने से कम टाइम लगेगा आपको उन 20 पेजेस को पढ़ने में, अगर वो नोट्स आपने प्रॉपरली बनाए हैं जैसे मैंने बोला, और उनका रिवीजन प्रॉपरली करते गए हो तो, ठीक है। और फिर आपको तो वो भाई एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाएगी आपकी, एकदम एचडी में फीड हो जाएगी आपके दिमाग में, फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं। और भाई मैंने क्या बोला, जब समझ ना आए तो क्या करना है, रीड रिपीट रिपीट जब तक नहीं समझ में आ रहा है, और ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प ले लेना, अलग अलग चैनल से देखते रहना चीजों को, ठीक है। और अगर समझ में आ जाए पर भूल जाओ तो भाई एक बार खुद के लिए पढ़ना और एक बार उसको पढ़ना किसी को समझाने के लिए, फिर कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे उस चीज को, ठीक है। फिर क्या था भाई, कॉन्सेप्ट आपने देखा, उसकी स्टडी करी, उसके बाद रिवीजन कर लिया 24 घंटे के अंदर, फिर एक और बार रिवाइज कर लिया 3 से 4 दिन के अंदर, फिर एक और बार रिवाइज कर लिया 10 से 15 दिन के अंदर, देन अगेन रिवाइज कर लिया 2 to 3 मंथ्स के अंदर, फिर 6 महीने के अंदर कर लेना, क्या हो जाएगा, ये आपकी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी स्ट्रेटेजीज आप सीरियसली फॉलो कर लो, इसके अलावा और कुछ मत देखो, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं ये हम भी करवा रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को भी देखते हो तो सारी चीजें हमारे उसके साथ में आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जहां पे कोई डाउट्स आएगा हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए, और आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो तो भाई इतना काफी है आपके लिए, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं हम खत्म, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। इस स्ट्रेटेजी को अभी से क्या करना है हमें, स्टार्ट, जो सबसे पहला लिखा था मैंने, ठीक है। और बाकी सारी चीजें भूल जाओ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीजों को, 25 तरीके के टाइम टेबल मत बनाओ, 25 तरीके से ये सब मत देखो कि कौन सा कितने नंबर का आता है। शुरुआत से चैप्टर उठाना चालू करो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो और वैसे ही पढ़ते हुए चलो, क्योंकि वैसे ही रिड्यूस हो गया सिलेबस, काफी रिड्यूस हो गया है। जो टफ टॉपिक्स थे वो तो वैसे ही हट गए हैं, ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम हट गया है, रियल नंबर्स भी भाई 2 ही एक्सरसाइज का बचा है, फ्रस्टम वाला पोर्शन भी हट गया है, तो टॉपिक्स टफ नहीं है, बस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। कहीं पे भी डाउट है तो हमसे भी पूछ सकते हो आप, 24/7 हम अवेलेबल हैं आपको,
हो सके तो लाइक कर दो इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और ऐसी ही टेक्निक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।